हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्युदय कोचिंग क्लासेस ललितपुर। आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल स्किल के पार्ट 2 को समझेंगे। कल के क्लास में से प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में समझा था कि किस तरीके से हम एक वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं, क्या क्या उसके यूजेस होते हैं, या किस तरीके से हम एक स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। कल दोनों प्रैक्टिकल को हमने बड़े अच्छे से समझा था। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो हमारे 2 प्रैक्टिकल्स हैं आपके सिलेबस में, उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। आज के वीडियो में हमारा जो पहला एक्सपेरिमेंट होने वाला है दैट इज टू स्टडी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम by plotting a graph between square of amplitude and time। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम है ये किस तरीके से एनर्जी को डिसिपेट करता है। कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करो हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, आपने उसको ऐसे धागे से बांधा, इसको इस तरीके से लटका दिया, ठीक है। इसको हम ऐसे ले गए, इसको हमने शिफ्ट किया कुछ डिस्टेंस पे, उसको छोड़ देंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे से ऑसिलेशन करेगा, लेकिन इसका हर एक ऑसिलेशन पहले वाले से थोड़ा सा छोटा होगा और होते क्या होगा, ये इस तरीके से रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डैम्पिंग हो रही है, आसपास का जो एयर रेजिस्टेंस है वो इसके ऑसिलेशन को रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। तो हर बार हम देखेंगे कि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा और फाइनली ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करना बंद कर देगा। तो हुआ क्या, ये जो एनर्जी थी ये कहाँ गई, तो ये एनर्जी जो थी वो डिसिपेट हो गई, जिस वजह से जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो धीरे धीरे डैम्प्ड हो गया। तो इस चीज़ को हम समझेंगे एक प्रैक्टिकल की हेल्प से कि किस तरीके से ये एनर्जी जो है वो डिसिपेट होती है, ठीक है। तो देखते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले हमारा एम क्या है, हमने कल आपको समझाया था कि जब भी हम किसी प्रैक्टिकल को करते हैं, किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, तो उस प्रैक्टिकल के पीछे हमारा एक एम होता है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट होता है कि हमें इस प्रैक्टिकल के थ्रू क्या सीखना है या क्या फाइंड करना है। तो वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारा जो एम रहने वाला है वो क्या है, टू स्टडी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें स्टडी करनी है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी की ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम की एनर्जी किस तरीके से डिसिपेट होती है, ठीक है, बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ। किससे स्टडी करेंगे, इसके ग्राफ से हम स्टडी करेंगे और ये जो ग्राफ होगा वो हमारा एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में एक रिलेशन को बताएगा, ठीक है। उस ग्राफ को हमें अपने प्रैक्टिकल के थ्रू बनाना है और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें बताना है कि हमारा जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है उसका कारण क्या है, ठीक है। इसको हम समझते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में हम लोग बात करते हैं कुछ हमारे ऑपरेटर्स की। तो कौन कौन से ऑपरेटर्स हमें चाहिए पड़ेंगे, तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें जो मेन हमारे ऑपरेटर्स हैं उनमें सबसे पहले आता है पेंडुलम बॉब। एक पेंडुलम में आपने देखा होगा छोटे तरीके का एक छोटा सा गोला सा होता है, स्फीयर जैसा कुछ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बॉब बोलते हैं। मेटल का जो स्फीयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। इसमें एक छोटा सा हुक लगा होता है जिससे हम रस्सी को बांधते हैं, ठीक है। तो इस सिंपल एक हमें पेंडुलम बॉब चाहिए, एक स्प्लिट कॉर्क चाहिए। कॉर्क एक प्लास्टिक जैसा, एक लकड़ी जैसा टुकड़ा होता है जिसमें हम जो धागा होता है उसको दबाने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास एक स्प्लिट कॉर्क होना चाहिए, थ्रेड एक धागा होना चाहिए कॉटन का जो इनएक्सटेंसिबल हो, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसपे हम और कुछ वजन लटकाएं तो वजन को लटकाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि ना हो, उसके लेंथ में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसा हम लोग थ्रेड यूज करते हैं। मीटर स्केल, एक हम लोग मीटर स्केल यूज करेंगे, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का जो स्केल होगा उसका यहाँ पर यूज होने वाला है। क्लैंप स्टैंड, एक क्लैंप स्टैंड चाहिए हमें, ठीक है, एक क्लैंप स्टैंड लगाएंगे हम लोग। और स्टॉप वॉच चाहिए हमें एक, ठीक है। इसके बाद हमें एक चौक पीस चाहिए, ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए, एक चौक पीस चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए चाहिए पड़ेंगी। क्या क्या चाहिए एक बार फिर से देखते हैं। पेंडुलम बॉब चाहिए, एक स्प्लिट कॉर्क चाहिए, थ्रेड चाहिए, मीटर स्केल चाहिए हम लोगों को, एक क्लैंप स्टैंड चाहिए, स्टॉप वॉच और एक चौक पीस। तो ये कुछ फॉलोइंग आइटम्स हैं जो हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब थ्योरी सेक्शन क्या रहेगा इस प्रैक्टिकल के लिए, तो हम देख लेते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी
स्प्रिंग में लगे हुए ऑब्जेक्ट को या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेशन करते हैं उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हैं, तो उनमें एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक प्रोपोर्शनलिटी साइन मिलता है जिसमें माइनस साइन लगा होता है, और ये माइनस साइन ये बताता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड में लगा होगा, यानी हमेशा ये जो फोर्स लगता है वो ऑसिलेशन करने वाले ऑब्जेक्ट के मीन पोजीशन की तरफ लगता है। इसको समझते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से क्या किया, इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, ठीक है, इसको हमने पीछे खींच दिया। तो जैसे हम इसको इसकी जगह से शिफ्ट करेंगे, इसमें एक फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड है, तो ये जो फोर्स लगेगा ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। कहाँ लगेगा? मीन पोजीशन की तरफ। अगर ये यहाँ जाएगा तो फोर्स कहाँ लगेगा? इस साइड लगेगा। यानी ये जो फोर्स है, जो फोर्स आप देख रहे हो, ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन ये जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके? डिस्प्लेसमेंट के। इसलिए यहाँ पर माइनस साइन हमने यूज किया, और ये चीज आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ी होगी। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है जो SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है, द फोर्स F एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो जो फोर्स F है जो कि बॉडी पे एक्ट कर रहा है, इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये जो फोर्स रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट x के। किसके? डिस्प्लेसमेंट x के। मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे k हमने आपको बताया, k क्या है इसमें? k एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और इसमें जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो डायरेक्शन होगी फोर्स की टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, ये हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये पता चला एक फोर्स के बारे में, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, इसका डिस्प्लेसमेंट से क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें हमने इस पर समझ ली, ठीक है। अब चलते हम लोग आगे। तो यहाँ पर लिखा है जो फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू होती है वो क्या होती है? तो फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू होती है mg/L। क्या होती है? mg/L। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी जब आपने SHM पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो ये चीज आपने वहां पे देखी होगी, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, कितनी होती है? तो ये भी आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, KA0² होती है। क्या होती है? हाफ KA0², ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये हमारी क्या है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। यही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस तरीके से कन्वर्ट होती है उस चीज को हमें समझना है, किस तरीके से डिसिपेट होती है उसको हमें समझना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है, 1/2 हाफ KA0²। A0 यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको हम कह सकते हैं। K क्या है इसमें? कि हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। और यहाँ पर E क्या है? E पोटेंशियल एनर्जी है। तो आई होप आपको ये सारे सिंबल और ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, ठीक है। ये हम लोग फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करेंगे, हम लोग अपनी जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसके बेसिस पर हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है पूरा हमारा डायग्राम जैसे हम सेटअप करते हैं। तो उसको कैसे सेटअप करते हैं उसको समझते हैं। इसमें सबसे पहले आपको एक स्टैंड दिख रहा होगा, ये स्टैंड है, ठीक है, हमने आपको बताया था स्टैंड होता है। इसके अलावा इसमें एक कॉर्क लगा होता है, ये स्प्लिट कॉर्क, इसके बीच में एक होल होता है जहाँ से धागे को बीच में फंसा देते हैं। एक लंबा सा आपको धागा दिख रहा होगा, ये धागा है, ठीक है, ये थ्रेड है एक, और ये है वो मेटल का बॉब जिसकी हम बात करते हैं। मेटल का बॉब है, ये हुक है जिससे धागा बंधा हुआ है, और इस मेटल की बॉब को लगभग हमें 5 सेंटीमीटर क्या करना है? इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना है। जब हम ये देखेंगे 5 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेस होगा तो इस साइड भी कितना जाएगा? 5 सेंटीमीटर जाएगा। लेकिन जब अगले राउंड में जाएगा तो हो सकता है कि 4.99 सेंटीमीटर ही जाए, फिर हो सकता है 4.9 सेंटीमीटर ही जाए, फिर हो सकता है 4 सेंटीमीटर ही जाए। धीरे धीरे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होने लगेगा? वो कम होने लगेगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसके पास आसपास जो एनवायरनमेंट है, जो एयर है,
एयर रेजिस्टेंस की वजह से इस पर एक डैम फोर्स लगेगा, उस डैम फोर्स की वजह से इसके जो ऑसिलेशन होंगे उनको बोलते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन, उसके ऑसिलेशन डैम्प होने लगेंगे, यानी उनका डिस्प्लेसमेंट हर एक ऑसिलेशन के बाद कम होना लगेगा। और उसी बेसिस पर हम ये देखेंगे कि पहले ऑसिलेशन में कितना समय लगा। जो भी हमने देखा था कि एपरेटस में हमें एक वॉच की जरूरत पड़ती है, एक स्टॉप वॉच की। तो स्टॉप वॉच की यहाँ पे जरूरत क्या है, हम ये देखेंगे कि जो एक ऑसिलेशन है वो कितने सेकंड में हो रहा है, दूसरा ऑसिलेशन कितने सेकंड में हो रहा है, तीसरा ऑसिलेशन कितने सेकंड में हो रहा है। तो हर एक ऑसिलेशन का हम क्या करेंगे, जब तक ये पेंडुलम रुक नहीं जाएगा हर एक ऑसिलेशन का हम टाइम पीरियड नोट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेटअप है। अब इसमें देखना है क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें ये जो टोटल लेंथ होती है L, इस टोटल लेंथ L में क्या क्या होता है समझ रहे हैं। तो इसमें पहले तो इस स्ट्रिंग की लेंथ होगी जिसको हमने R मान लिया। ठीक है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को हमने क्या मान लिया, R मान लिया, केवल यहाँ तक। फिर इसके बाद जो ये हुक की हाइट है, हुक जो हुक लगा हुआ है इसकी हाइट हमने h मान ली। तो यहां से यहां तक r, ये वाला h, और ये स्मॉल r क्या है, ये इसको एक काम करते हैं, इसको l ना मान के l डैश मान लेते हैं। ये क्या है, ये हाइट है हमारी h, किसकी हाइट है ये, जिसमें ये हुक लगा हुआ है। और ये स्मॉल आर क्या है, रेडियस। जिससे पता चलता है जो हम लेंथ लेते हैं वो कहां से लेते हैं, वो हम बॉब के सेंटर से लेते हैं। अब रस्सी को सेंटर के अंदर तो नहीं मान सकते, तो हम क्या करेंगे कि जो स्फीयर की रेडियस है उस रेडियस को हम हाइट मान लेंगे सरफेस तक की। फिर सरफेस पे जो हमारा हुक लगा हुआ है उस हुक की हाइट को हम ले लेंगे h, और हुक से जो धागा बना हुआ है उसकी हाइट को ले लेंगे l डैश। और इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे, तीनों को हम ऐड करेंगे l डैश प्लस h प्लस r, तो हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l, ये ध्यान रखना है। और इसके अंदर कितनी आपने थ्रेड दबा दी उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो नीचे से जो थ्रेड फ्री है घूमने के लिए, उस थ्रेड की लंबाई को हम l डैश कहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हमने आपको समझाया कि एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, इस चीज को भी हमने आपको समझाया है कि हम एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे। तो हमने क्या बताया कि इसको थोड़ा सा जमीन से ऊपर उठा के रखना है, ठीक है, और इसको लगभग 5 सेंटीमीटर में डिस्प्लेस कर देना है किसी भी साइड, और उसको छोड़ देना है। तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा। अभी हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे तो उसमें एक पूरा प्रैक्टिकल आपको करते हुए दिखाया जाएगा, तो उसको आप समझना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन आप देखोगे पहले वो ऐसे जाएगा, एक ऑसिलेशन जब पूरा करेगा, दूसरे ऑसिलेशन में ये 5 नहीं जाएगा, ये कम जाएगा, फिर अगले ऑसिलेशन और कम जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे डैम्पिंग होनी चालू हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जो सिंपल पेंडुलम है वो अपनी मीन पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप रहता है जिसका हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, अगर इसके आगे की चीज को समझें, इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमने आपको भी समझाया है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट। जब ये सिंपल पेंडुलम का बॉब मतलब वो जो स्फीयर था, गोला था, ठीक है, मेटल का, जब ये ऑसिलेट करता है तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज मतलब कम होता जाता है, एंड हेंस इट्स एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। इसलिए इसकी एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 k a नॉट स्क्वायर। तो k तो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करे हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और एम्पलीट्यूड जितना कम होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी भी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया कि हर एक ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आसपास का जो एयर रेजिस्टेंस है वो उस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिस वजह से उसका मोशन कम हो जाएगा या वो डिस्प्लेसमेंट कम कर पाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी हीट है, जो हमारी एनर्जी है, वो कुछ हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रही है, डिसिपिएट हो रही है। ठीक है, तो इट्स एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। द एनर्जी डिसिपिएट ड्यू टू द डैम्पिंग फोर्स। ये जो हीट डिसिपिएट हो रही है, ये जो एनर्जी डिसिपिएट हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, ये डैम्पिंग फोर्स की वजह से हो रही है। डैम्पिंग फोर्स क्या है, तो जो एयर रेजिस्टेंस होते हैं, जो हवा है, हवा उसको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम। तो जो पेंडुलम का बॉब है, ठीक है, उसमें लगा हुआ जो पेंडुलम का बॉब है वो एयर रेजिस्टेंस को फील करता है, जिस वजह से हर एक ऑसिलेशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हो जाता है, और फाइनली बॉब क्या होता है, रुक जाता है। तो हर एक राउंड में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी कम होती जाती है। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ गई, तो ये एनर्जी हम ऐसा मान सकते हैं कि एयर रेजिस्टेंस जब इस पे लगता है
तो कुछ हीट के फॉर्म में ये डिसिपिएट हो जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है। चलो अब समझते हैं आगे। अब हमारा काम क्या है कि जो मैक्सिमम एनर्जी है ई नॉट, ये क्या होती है तो हमने अभी समझा है, हाफ के ए नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी है। यहाँ पे k की वैल्यू mg/l होती है, ठीक है, k की वैल्यू क्या होती है mg/l, ठीक है। चलो तो अब प्रोसीजर क्या है, ये प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको हम जब ये आपके ग्रुप में डलवा देंगे पूरा, तो आप उसमें पूरा इसको डिटेल में पढ़ लेना। हमने आपको ऑलरेडी सारी चीजें समझा दी है कि पहले क्या करना है, हमें जो बॉब है उसका मास लेना है, ठीक है, उसका मास हम किसी विंग स्केल की हेल्प से उसका मास लेंगे कि उस बॉब का मास कितना है, तो वो मास हमें m पता करना है, ठीक है। किसी फिजिकल बैलेंस की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, उस बॉब का मास पता कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस से थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट मास हमें मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें कॉटन की थ्रेड लेनी है लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी, 150 सेंटीमीटर लंबी एक कॉटन का एक धागा लेना है हमें, ठीक है। उससे उस बॉब को, बॉब में हमने आपको बताया था एक छोटा सा हुक लगा हुआ था, उस हुक से उस धागे को बांधेंगे on the one end of the thread and pass the other end of the thread through the split cork। और जो एक साइड देखो हमारे पास ये धागा है, ठीक है, ये धागा है, इस धागे के एक साइड से तो उस बॉब में लगा हुआ जो हुक है उसको बांध देंगे, और दूसरा जो धागा है, दूसरा जो छोर है, उस छोर को स्प्लिट कॉर्क के बीच में फंसा देंगे। कुछ ऐसा समझो, कुछ इस तरीके से होता है स्प्लिट कॉर्क, बीच में ऐसा पार्ट होता है ऐसा, जैसे ये कैप और इसके होल्डर के बीच में ये पीछे पार्ट होता है, तो उसको हम ऐसे दबा देते हैं उससे, ठीक है, और उसको एक स्टैंड में कस देते हैं। तो ये जो स्प्लिट कॉर्क है, इसमें हम धागे के दूसरे एंड को दबा देंगे, ठीक है, और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो लगभग 130 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर कहाँ गई, ये स्प्लिट कॉर्क में हम इसको लगभग दबा देते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू द, जो इफेक्टिव लेंथ अभी हमने बताया, इफेक्टिव लेंथ के अंदर कौन कौन सी लेंथ आएगी, लेंथ ऑफ थ्रेड आएगी, लेंथ ऑफ हुक आएगा, और रेडियस ऑफ स्पेयर आएगा, या बॉब का जो रेडियस है वो आएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें इफेक्टिव लेंथ मिलेगी जो लगभग 130 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। देखो लिखा है इसमें कौन कौन सी लेंथ आएगी, रेडियस ऑफ द बॉब प्लस लेंथ ऑफ द हुक प्लस लेंथ ऑफ द थ्रेड, ये तीनों लेंथ हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, जिस कॉर्क में हमने उस धागे को दबाया उसको हम टाइटली कस देंगे, बहुत अच्छे से उसको हम कस देंगे, ठीक है। नाउ पुट द स्टैंड ऑन द टेबल इन सच अ मैनर दैट बॉब इज अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। उस स्टैंड में जहां पर हमने उस बॉब को उस पेंडुलम को फंसाया हुआ है, या उस धागे को फंसाया हुआ है जिस स्टैंड में, उस स्टैंड में जो पेंडुलम लगा है वो पेंडुलम जमीन से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जमीन से टच होगा तो जमीन से बार बार फ्रिक्शन की वजह से घिसेगा, तो जमीन से कम 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। जिसे हम उसको ऐसे डिस्प्लेस करें तो इजीली क्या कर पाए, ऑसिलेशन कर पाए, तो वो 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा, पुट अ मीटर स्केल जस्ट बिलो द बॉब, हमें बॉब के नीचे, मान लो ये हमारा बॉब है, ये वाला पार्ट ब्लैक जो पार्ट है बॉब है, इसके जस्ट नीचे में क्या रखना है, स्केल रखना है। स्केल क्यों रखना है, क्यों, ये कितना डिस्प्लेस हुआ कैसे पता चलेगा, तो इसको लगभग 5 सेंटीमीटर में डिस्प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू स्केल। इसके स्केल के अकॉर्डिंग इसको हम 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेस कर दिया, इसके बाद टेक द बॉब अलोंग द मीटर स्केल 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन ऑफ द बॉब एंड रिलीज इट। हमें क्या करना है, उस बॉब को, उसकी ये मीन पोजीशन है, इसे 5 सेंटीमीटर में डिस्प्लेस कर देना है इस तरीके से, ये मीन पोजीशन है, 5 सेंटीमीटर में डिस्प्लेस कर देना, फिर छोड़ देना। छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये पेंडुलम कुछ ऐसे ये इस तरीके से क्या करेगा, ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है। हमने सबसे पहले मास लेना है, 1 से 2 सेंटीमीटर बॉब हमारा ग्राउंड से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेंथ हमें इफेक्टिव 130 के आसपास रखनी है, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग, इसके बाद ओके, तो अब हम लोग समझते हैं आगे का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो टेक द बॉब टू इट्स मीन पोजीशन, आपको बताया सबसे पहले हम लोग इस बॉब को मीन पोजीशन पे रखेंगे जहां पर बॉब किसी भी तरीके से ऑसिलेशन नहीं कर रहा है। फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच, उसके बाद हम उसका
स्टॉप वॉच पे लीस्ट काउंट को क्या करेंगे, फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच। हम उस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट निकालेंगे जो लगभग 1 सेकंड के आसपास आता है, ठीक है। 1 सेकंड से छोटा टाइम पीरियड कोई स्टॉप वॉच लगभग जो है वो मेजर नहीं कर पाती है। तो अगेन टेक द बॉब अलोंग द मीटर स्केल। अब हमने क्या बताया आपको, उस मीटर स्केल के ऊपर 5 सेंटीमीटर दूर हम इसको क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर from the rest position O and release it so that it vibrates in the same vertical plane। तो क्या होगा इसमें, so that it vibrates in the same vertical plane, ये वाइब्रेशन करेगा यानी ऑसिलेशन करेगा उसी प्लेन में। वॉच द मूवमेंट ऑफ द बॉब। अब हम उस बॉब का मूवमेंट को क्या करेंगे, वॉच करेंगे। When it comes to extreme right position, एक्सट्रीम मतलब ये मीन है, तो जब ऐसे पहुंच जाएगा तो एक्सट्रीम, फिर से मीन, फिर से एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम, इस तरीके से ऑसिलेशन कर। सबसे बाहर जहां ये सबसे दूर तक जा रहा है वो एक्सट्रीम है, और एकदम बीच में मीन है, और इस साइड भी सबसे दूर क्या है, एक्सट्रीम है, ठीक है। स्टार्ट द स्टॉप वॉच। अब हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करेंगे एंड ऑल्सो नोट द पोजीशन ऑफ द बॉब ऑन द मीटर स्केल एंड रिकॉर्ड इट्स टाइम एज 0। अब हम मीटर स्केल को भी देखेंगे कि भाई ऑसिलेशन में कितना जा रहा है, 5 सेंटीमीटर जा रहा है, 4.9 जा रहा है, 4.8 जा रहा है, प्लस उस एक ऑसिलेशन में कितना समय लग रहा है। इन दोनों चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे। कीप योर आई ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉब कंटिन्यूअसली। हमें अपने आईज को, हमें अपने फोकस को बनाए रखना है किसके ऊपर, बॉब के ऊपर, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब एंड रिकॉर्ड टाइम साइमल्टेनियसली। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि अपनी जो आईज हैं उनको कंटिन्यूअसली अपना फोकस बना के रखेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे उस एम्पलीट्यूड को और टाइम को, दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एक साथ। आफ्टर एवरी अल्टरनेट ऑसिलेशन, दैट इज 0, 2, 4, 6, ये जितने भी ऑसिलेशन होते जाएंगे इनको हम रिकॉर्ड करेंगे टिल द एम्पलीट्यूड डिके टू अबाउट 1 सेंटीमीटर। कब तक करेंगे, जब तक वो एम्पलीट्यूड 5 से 1 सेंटीमीटर तक ना आ जाए। और ऐसे में लगभग 10 ऑब्जर्वेशन लेनी है, और इन 10 ऑब्जर्वेशन को लेके हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में सारे रिकॉर्ड को फिल करना है, और फिर हमें एक ग्राफ को प्लॉट करना है जिसमें ग्राफ ए स्क्वायर वर्सेस टाइम ग्राफ रहेगा। एक्स एक्सिस पर हमारा ए स्क्वायर रहेगा, और टाइम हमारा किस पे रहेगा, एक्स एक्सिस पे, और ए नॉट स्क्वायर अलोंग एफ एक्सिस नहीं होगा, ये वाई होगा, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस पर हम क्या करेंगे, इनके ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं आगे। ऑब्जर्वेशन देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें फिजिकल बैलेंस से जो हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो ये है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मास निकालेंगे बॉब का एक फिजिकल बैलेंस से। मान लेते हैं उसका मास 10 ग्राम आया या 20 ग्राम आया, 25 ग्राम आया, जो भी मास आएगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, किलोग्राम में। फिर लीस्ट काउंट ऑफ द स्टॉप वॉच, हम लोग क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकालेंगे स्टॉप वॉच का। कितना, लगभग 1 सेकंड होता है, मैंने भी आपको बताया। तो लीस्ट काउंट निकाल लेंगे स्टॉप वॉच का, एक मिनिमम वैल्यू को उसमें जितने डिवीजन उनसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे पेंडुलम की। इफेक्टिव लेंथ मतलब टोटल लेंथ लगभग 130 सेंटीमीटर के आसपास, तो 1.30 मीटर के आसपास आ जाएगी, ठीक है। और फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू निकालेंगे, यहां से मास रखेंगे, जी 9.8 यूज करेंगे, एल जो हमारी इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ में रेडियस ऑफ स्फीयर, लेंथ ऑफ हुक और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तीनों चीजें ऐड कर दो, इफेक्टिव लेंथ आ जाती है। हमने देखा लगभग ये 130 सेंटीमीटर रहती है। तो एम की वैल्यू रखेंगे, जी 9.8 कोड करेंगे, एल की वैल्यू रखेंगे, इस समय क्या मिल जाएगा, वी फाइनली गेट फोर्स कांस्टेंट के। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन पार्ट। अब क्या करना है, अब फिल करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल। ये है एम्पलीट्यूड, आपने सबसे पहले इसको 5 सेंटीमीटर खिसकाया ना, या हम इसको 0.05 मीटर कह सकते हैं, ठीक है। उसका स्क्वायर निकाल दो, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 0.05 मीटर कितना होगा, 0.0025। तो हम लोग ट्राई करेंगे सेंटीमीटर वैल्यू रखें, क्योंकि मीटर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होंगी। कितना टाइम लग रहा है एक ऑसिलेशन में, ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाफ के ए स्क्वायर से निकालेंगे। हाफ के हम लोगों ने अभी पीछे कैलकुलेशन में फाइंड किया। ए कहां से मिलेगा, ये ए स्क्वायर, ये वाला है, ठीक है, ए स्क्वायर मिल गया। और पहले जो हमारी ई नॉट माइनस यानी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, वो हमारी क्या है, ई नॉट मैक्सिमम एनर्जी है। और यहां पर
इसमें से हम ये वाली एनर्जी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ, देखो ई नॉट क्या होगा, ई नॉट निकलेगा में इससे, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से जो एनर्जी निकलेगी वो ई नॉट होगी। अब हम लोग जो एनर्जी निकालना है, मतलब पहले में कोई एनर्जी डिसिपेशन नहीं हुआ, बट हमने जैसे ही आगे देखा दूसरे में कि वो उसका एम्पलीट्यूड 4.9 है, 4.9 पे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो आ रही मान लो y, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी x है, और जो 4.9 एम्पलीट्यूड पे एनर्जी निकल के आ रही है वो कितनी है, y है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, x में से y हटा दो, जो बचा उतनी एनर्जी क्या होगी, डिसिपिएट होगी, नष्ट होगी। नष्ट नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हीट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, इन ऑब्जर्वेशन को करेंगे, और लगभग 10 बार इन ऑब्जर्वेशन को हमें करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डेरिवेशन करेंगे। और इसके बाद हम लेंगे इनका मीन, जो भी हमारी वैल्यू आई है इनका क्या लेंगे हम, मीन लेंगे, मीन, ठीक है। देखो रिजल्ट में देखो ये देखो a स्क्वायर एम्पलीट्यूड, यहाँ पे टाइम है, तो पहले वाले को बहुत ज्यादा, ये पहला वाला एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और टाइम बढ़ते 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 क्या हो रहा है, देखो एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फाइनली एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे डैम्प्ड हो जाएगा, ठीक है। इस ग्राफ से पता चल रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जा रहा है, डैम्पिंग देखने के लिए मिल रही है। इससे ही पता चलता है कि जब कोई सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऑसिलेशन करता है तो हर एक ऑसिलेशन में उसकी कुछ एनर्जी क्या होती है, उसकी कुछ एनर्जी नष्ट होती, नष्ट नहीं कहेंगे, उसकी कुछ एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है। समझ में आई? इन शॉर्ट देखो हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। आपने पेंडुलम लिया, 5 सेंटीमीटर पे उसको शिफ्ट किया, ठीक है, स्टॉप वॉच पे हाथ रखना है आपको। जैसे 5 सेंटीमीटर को छोड़ोगे, स्टॉप वॉच स्टार्ट, ऑब्जर्व करो उसका ऑसिलेशन कितना कितना होता जा रहा है, ठीक है, और 0 होते समय कितना उसको टाइम लगा, वो टाइम स्टॉप वॉच से नोट करो। उसके जो वैल्यूज हैं ये देखो, एक बार फिर से दिखाते हैं इस टेबल को, क्या क्या लिखना है इसमें में, एम्पलीट्यूड कितना हुआ, ठीक है, ए स्क्वायर, इसी से, ये तो इसी से निकल आएगा, ये वाला पार्ट तो इससे निकल आएगा, टाइम स्टॉप वॉच से निकलेगा, ई नॉट तो आपको पता है, एनर्जी इससे हम निकालेंगे, और जो मैक्सिमम एनर्जी उसमें से इसको माइनस करके एक टेबल ये बना लेंगे। और यहाँ पे पता चल रहा है कि हर एक ऑसिलेशन में क्या हो रहा है, लगभग कुछ एनर्जी डिसिपिएट हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला प्रैक्टिकल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग, एक मिनट, अब रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड टाइम इज शोन बिलो। द ग्राफ शोज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम विथ टाइम। क्या लिखा है, तो ग्राफ प्लॉट किया गया स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड टाइम इज शोन बिलो, ये नीचे दिया हुआ है हमें। द ग्राफ शोज द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिंपल पेंडुलम विथ टाइम, ठीक है। ये जो ग्राफ है शो कर रहा है कि जो एनर्जी है सिंपल पेंडुलम की वो टाइम के साथ डिसिपिएट हो रही है, ठीक है, ये ग्राफ हमें शो कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, वी नो दैट एनर्जी ई ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है सिंपल पेंडुलम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के। एंड वी ऑब्जर्व दैट एम्पलीट्यूड डिके विथ पासेज ऑफ टाइम, और ये जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। क्यों होता है कम, क्योंकि जो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर जो ऑसिलेशन है उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, जिससे जो हीट है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, या हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमने ये चीज समझी, ठीक है, इस प्रैक्टिकल से हमने ये ऑब्जर्वेशन लिए। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया होगा पहले प्रैक्टिकल हमने क्या देखा कि सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन करते करते किस तरीके से हीट को डिसिपिएट करता है, इस चीज को समझा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। देखो जब भी हम किसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं तो हमें उसमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वो सावधानियां क्या क्या हैं, तो पहला है पेंडुलम सपोर्ट शुड बी रिजिड। जो पेंडुलम का सपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए।
जो एम्पलीट्यूड शुड रिमेन स्मॉल, जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। पेंडुलम शुड बी सफिशिएंटली लॉन्ग, जो पेंडुलम है वो सफिशिएंटली क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ठीक है, लगभग 2 मीटर के आसपास। पुलिंग स्ट्रिंग शुड बी यूज्ड टू अवॉइड स्पिनिंग ऑफ द मेटेलिक ब्लॉक, ऐसा ना हो कि जो हम स्प्रिंग को पुल किया, खींचा तो उससे वो उसमें कुछ स्प्रिंग जैसा चीज देखने के लिए मिले हमें, यानी उसमें स्पैनिंग नहीं होनी चाहिए, वो ऐठन नहीं बननी चाहिए रस्सी के अंदर, ठीक है। इसके बाद पेपर टेप शुड बी अटैच्ड टू द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द ब्लॉक, जो पेपर टेप होता है उसको हमें ब्लॉक के सेंटर पर ही क्या करना चाहिए, अटैच करना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। चलो, तो ये हमारे कुछ प्रिकॉशंस हैं, ये मैंने आपको सारे डिटेल में समझा दिए। क्या क्या सोर्स ऑफ एरर, क्या क्या इसमें समस्याएं आ सकती हैं, हम नहीं चाहते फिर भी आ जाती हैं कई बार, है ना। तो सपोर्ट में नॉट बी फुली रिजिड, अगर जो सपोर्ट है वो प्रॉपरली रिजिड नहीं है तो एक समस्या होगी कि थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट हमारा चेंजिंग जो है, इससे लेंथ में कुछ फर्क आ सकता है, और जब लेंथ में फर्क आएगा तो के में फर्क आएगा, ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द मेटेलिक ब्लॉक में नॉट बी प्रॉपर, जो मूवमेंट हो रहा है ब्लॉक का, ठीक है, बॉब का, वो हो सकता है कि प्रॉपर ना हो, आगे पीछे हो रहा, बिल्कुल एक सन आ जा रहा हो, तो ये मे भी हो सकता है। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल किया तब भी हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत एरर आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है, सोर्स ऑफ एरर। तो ये हुआ हमारा पहला वाला प्रैक्टिकल, ठीक है। इसके साथ अभी हम एक वीडियो अटैच करेंगे जहां पे आपको पूरा प्रैक्टिकल होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, तो वहां से आप देख के इस प्रैक्टिकल को और अच्छे से भी समझ सकते हो। तो मेन चीजें हैं, जो सारे पार्ट्स हैं वो हमने आपको समझा दिए, प्रोसेस क्या वो समझा दी, ऑब्जर्वेशन हमें क्या क्या लेनी है, कैलकुलेशन क्या क्या करनी है, इन सारी चीजों को हमने डिटेल में समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है हमारा इसी में एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जिसमें हम लोगों को एक मिनट, हाँ, दूसरा प्रैक्टिकल लेना है। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि मीटर स्केल की हेल्प से किसी गिवन ऑब्जेक्ट का जो मास है उसको फाइंड करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, हमें यहाँ पर यूज करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है, इसका यूज करते हुए किसी अननोन ऑब्जेक्ट का अगर हमें मास निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, इस चीज को हम इस प्रैक्टिकल में समझने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं एम क्या है हमारा, पहले एम को समझते हैं। टू डिटरमाइन मास ऑफ अ गिवन बॉडी यूजिंग अ मीटर स्केल बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सबसे पहले किसी मीटर स्केल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर क्या फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट को फाइंड करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, सॉरी मास कैसे निकालेंगे, किस हेल्प से, कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का यूज करते हुए किसी अननोन बॉडी का मास हमें निकालना है, जिसमें हम लोग यूज करेंगे एक मीटर स्केल को, ठीक है। तो ये हमारा एम है। इसके बाद एपरेटस क्या क्या चाहिए पड़ेगा, तो इसमें एक मीटर स्केल चाहिए लगभग 100 सेंटीमीटर का, ठीक है, 100 सेंटीमीटर का एक मीटर स्केल हो गया, या 1 मीटर का भी कह सकते हो उसको। एक ब्रॉड हैवी वेज हो गया, ठीक है, जिसमें उस स्केल को हम रखेंगे विद शार्प एज, जो उसका किनारा है वो बिल्कुल एकदम शार्प होना चाहिए। वेट बॉक्स, एक हमें वेट बॉक्स चाहिए, अ बॉडी ऑफ अननोन मास, और एक ऐसी बॉडी चाहिए जिसका हमें मास फाइंड करना है। सपोज करो इस मार्कर का हम मास फाइंड करना चाहते हैं इस प्रिंसिपल से और मीटर स्केल से, तो ये हमारी अननोन बॉडी होगी, ठीक है, अननोन मास की बॉडी होगी। क्लियर हो गया। तो ये एपरेटस हमें चाहिए। इसका थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या आती है ये, इफ m and m the mass of the body and the mass of weight, यानी जो स्मॉल m है, मान लिया स्मॉल m इस मार्कर का मास है, अननोन बॉडी का मास है, ठीक है। इसके बाद जो कैपिटल M है वो मास है जो हम वेइंग स्केल, जो वेट हम लगा रहे हैं, जैसे हम 10 ग्राम का वेट लगा रहे हैं, 20 ग्राम का वेट लगा रहे हैं, तो वो वेट जो है वो तो क्लियर है ना कि उसका मास कितना, उस पर लिखा रहता है, तो वो हो गया कैपिटल M, ठीक है, वो क्या हो गया, कैपिटल M, ठीक है। अब मान लिया कि A1 एंड A2 भी द डिस्टेंस ऑफ देयर लूप्स, मान लो देखो ऐसे समझाते हैं, ये वेज है, ठीक है, यहाँ पे एक मीटर स्केल लगा है, ये मीटर स्केल हो गया, यहाँ पर हमने एक अननोन ऑब्जेक्ट, अननोन या जो बॉडी है, बॉडी ऑफ अननोन मास, बॉडी ऑफ अननोन मास, ठीक है,
एक ऐसी बॉडी इसका मास अननोन है, उसको हमने इस पे प्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम वेट रखेंगे, ठीक है। वो वेट रखेंगे जिनको हम जानते हैं, 10 ग्राम 20 ग्राम, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मान लो A1 है, A1 लिया ना, और ये इस डिस्टेंस को मान लो A2 है। ये डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कहाँ पे जाके हमारा स्केल बैलेंस हो रहा है। ये कुछ प्रैक्टिकल ऐसे समझो ना, जैसे मार्केट में तराजू आती ना, आप सब्जी वगैरह खरीदने जाते होगे तो जो पुराने तराजू आते थे, 2 पाले जिसके दोनों साइड एक एक पाला होता है, इस पर कुछ हमें चीजें रखनी होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, मान लो आपको कोई सब्जी खरीदनी है तो एक साइड वो वेट रखे ऐसे पकड़ लेते हैं, उसमें बीच में ऐसे नोक लगी होती है ना, ऐसे नोक लगी होती है, तो एक साइड वो सब्जी रखेंगे, क्योंकि सब्जियों ने नहीं पता कि 1 किलो में कितनी सब्जी आएगी, तो एक साइड 1 किलो का बांट रखते हैं, तो वो नॉन मास हो गया, और दूसरी साइड सब्जी रखते हैं। और कब तक सब्जी रखते हैं, जब तक कि वो जो स्केल ऐसा ना हो जाए, या उसकी जो नोक है वो ऐसी सीधी ना हो जाए। और जैसे सीधी होगी समझ जाओ इस साइड का मास कैसा है, सेम है। वो यही प्रैक्टिकल है, इसी पे बेस्ड वो मशीन है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ही वहां पर हम लोग यूज करते हैं, तो बिल्कुल आप उसको समझ सकते हो अपने डेली लैंग्वेज की भाषा में, आप जानते हो वो कैसे काम करते हैं। बिल्कुल वही प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या बताया हमने कि आप एक साइड अननोन बॉडी ले लो जिसका मास हमें निकालना है, दूसरी साइड वेट लगाओ, इस साइड की डिस्टेंस लो, इस साइड की डिस्टेंस लो, बस सिंपल है। देखो ये बॉडी का मास हमें नहीं पता, मान लो m है, इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू इस साइड का तो मास पता है हमें, वो m है, और ये डिस्टेंस कितनी A2, तो यहाँ से जो मास है अननोन बॉडी का वो क्या हो जाएगा, ma2 अपॉन A1 हो जाएगा। बस इसमें वैल्यू रख दो। तो आपने कितने ग्राम का ये बांट लगाया, ये वेट रखा, वो आपको पता है। A2 ये डिस्टेंस आप मीटर स्केल पे हो तो आप मेजर कर सकते हो, ये डिस्टेंस मीटर स्केल पे हो मेजर कर सकते हो। इन तीनों की वैल्यू रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। बस इतना ही इस प्रैक्टिकल में, और कुछ नहीं है। इतना ही है पूरे प्रैक्टिकल। हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो इसी प्रैक्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये थोड़ा गड़बड़ लग गया, ये ma2 अपॉन A1 आएगा। ये क्या आएगा, ma2 अपॉन A1, ठीक है, ma2 अपॉन A1 आएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ma2 अपॉन A1 आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई चीज आपको, ठीक है। बस अब थ्योरी है, पढ़ लो क्या क्या इसमें करना है, वो सारी चीजें हमने लिखी हुई है, आप उनको एक एक करके समझ सकते हो। मेन जो प्रैक्टिकल है मैंने आपको समझा दिया कि हमें करना क्या है। अननोन मास इनटू उसकी डिस्टेंस वेज से कितनी है, नोन मास इनटू उसकी डिस्टेंस उस वेज से कितनी है, दोनों को इक्वल कर दो, एक इक्वेशन बनेगी, उससे स्मॉल m की वैल्यू निकालेंगे, वही स्मॉल m हमारा अननोन मास है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये वेज रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ से ये 50 है, 50 में से 20 हटा दो, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पे हमने एक बॉडी रख दी जिसका मास हमें निकालना है। ये 50 है और 80 है, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, 30। अरे सेम आ गया, ये तो 30 पे ही है ना, 80 पे नहीं है, हमें 90 पे लग रही है, ये 20 पे है। तो स्केल समझ में नहीं आ रहा है। 10 20 30 40 50, ठीक है, 60 70 80 90। अब ये ऐसा लगा हुआ है कि ना तो 80 पे समझ में आया ना 90 पे। चलो मान लेते हैं 90 पे, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी होगी, 40। इसका मास, ये मास जो रखे ना ये नोन है, ये आप जानते हो। मान लो ये इनका मास है 200 ग्राम, ठीक है। इसका मास कितना होगा, इसका कैसे निकालेंगे, इसका मास मान लो m, ये डिस्टेंस कितनी है 30, वहां चले जाओ, उसका मास 200, डिस्टेंस कितनी है 40, तो m की वैल्यू कितनी होगी 200 इंटू 40 अपॉन 30। इसको कट कर देंगे तो हो गया कितना 800 अपॉन 3, यानी कितना आ जाएगा 3 2 6 2 20 3 6 18। ये कुछ इतना मास ग्राम में इस बॉडी का आ जाएगा। बस ये करना है, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल में एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार करना है। उसकी मीन वैल्यू निकालनी है, और मीन वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी लिखी, आप एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। हमने आपको समझा दिया जो हमें आपको समझाना था। अब प्रोसीजर क्या है, पहला मेथड ये कहता है, पहले 2 मेथड इसके 2 तरीके से इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है वो क्या कहता है कि आप मीटर स्केल को ऑरिजेंटली, मतलब इस तरीके से मीटर स्केल को इस तरीके से, है ना, अरेंज करो बाय सपोर्टिंग इट। जैसे हम एक देखो हमारे पास कुछ होता है तो हम देखते हैं, हाँ देखो इसको समझते हैं। ये हमारे पास मीटर स्केल है, मीटर स्केल को हमने ऐसे रखा है, ठीक है। बीच में वेज लगा देना है जिस पे ये सपोर्टेड रहेगा, ठीक है। अब एक साइड, अब आप या तो चाहो तो राइट साइड अननोन मास लगा सकते हो,
लेफ्ट साइड नोन मास लगा सकते हो, या फिर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आप लेफ्ट साइड अननोन मास लगा सकते हो और राइट साइड नोन मास लगा सकते हो, कोई वो नहीं। इसलिए इसमें दो स्टेप हमने बताया, दो मेथड। फर्स्ट मेथड में तो क्या लिखा है कि जो सपोर्टिंग एट द शार्प एज, ये तो दोनों में करना है, ठीक है, कि हमें ये जो 100 सेंटीमीटर का स्केल है, इसके 50 सेंटीमीटर पे हमें एक वेज लगा देनी है, कॉर्नर रख दिया जिससे बैलेंस हो जाए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, सस्पेंड द बॉडी अननोन मास बाय लूप थ्रेड एट अ फिक्स्ड मार्क ऑन द लेफ्ट ऑन द बैच। तो इसके लेफ्ट में, इसका लेफ्ट हो गया ये, तो यहाँ पर कोई जो बॉडी है जिसका मास हमें निकालना है, उसको किसी धागे से लटका देना है। यहां नहीं लटकाना चाहो तो यहां लटका दो। देखो यहां अननोन होगा तो यहाँ पे नोन होगा, यहां अननोन होगा तो यहाँ पे नोन होगा। बात समझ में आ गई? फिर सस्पेंड द पेपर पेन एट द सेम डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ द वेज विथ सम वेट इन इट, और इसको हमें एडजस्ट करना है। देखो क्या होगा, आपको वही सब्जी वाला केस बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 किलो का बांट रखा, यहाँ पे सब्जी रखी, अगर ऐसा झुक रहा है ऐसा, तो किसका मतलब क्या है कि बांट अभी जो ये वेट है वो ज्यादा है, ये वेट कम है, तो इस पर क्या करेंगे, और सब्जी चढ़ाएंगे, और सब्जी चढ़ाएंगे। कब तक सब्जी चढ़ाएंगे? जब तक कि ऐसा ना हो जाए, है ना। ऐसा हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये वेट और ये वेट एक जैसा हो गया। नहीं, ये 1 किलोग्राम है ना, तो आपने सब्जी खरीदी वो भी 1 किलोग्राम है, बट ये तो सिंपल सा, ये तो बना बनाया आता है, बट हमें नहीं पता ना। तो अगर हमने मान लो यहाँ पर अननोन वेट लटका है, देखो इस चीज को आगे पीछे करने से इस साइड भी वैल्यू आगे पीछे हमें करनी पड़ेगी। अगर दोनों कॉर्नर पे थे तब तो बीच में ठीक है, ये डिस्टेंस सेम होगी और यहाँ का मास सेम होगा, बट इस मास को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ जो मास है वो कम और ज्यादा हो सकता है, तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अननोन मास है उसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पे मालूम ने अननोन मास को फिक्स कर दिया। अब इस मास को हम आगे पीछे करेंगे, और कब तक आगे पीछे करेंगे, हो सकता है ऐसे हिले स्केल, तो जब तक वो ऐसा ना हो जाए, जब तक इस मास को फिक्स कर देंगे। इसको मान लो 10 सेंटीमीटर फिक्स किया, तो ऊपर की A1 होगी 10 सेंटीमीटर, और ये मान लो 20 सेंटीमीटर पे जाके ऐसा हो रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस हो गई 20। इसका मास इनटू इसका डिस्टेंस का प्रोडक्ट, इसका मास तो पता नहीं m मान लो, इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट दोनों को बराबर रख दो, ये वाला मास आ जाएगा, ठीक है। तो ये करना है हमें इस वाले प्रैक्टिकल में। बाकी सारी चीज लिखी है। यहां पर क्या करेंगे हम, लेंथ ऑफ वेट आर्म A सेंटीमीटर, हमने किस लेंथ पे वेट लगाया वो लिख दो, कितना वेट लगाया वो लिख दो। ये कैसे मिलेगा, इन दोनों को इनटू करो। चूंकि जो अननोन मास है हमने पहले से फिक्स करके रखा है, अननोन मास हमने पहले से फिक्स करके रखा है कि हम 10 सेंटीमीटर पे ही अननोन मास लगाएंगे, तो इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट है उसको इस डिस्टेंस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, अननोन मास मिल जाएगा। ये प्रोसेस हमें 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स करनी है। उसके बाद इसका हमें मीन ले लेना है और उसमें जी से मल्टीप्लाई कर देना है ना। अच्छा, ये ऑलरेडी हम जी में सभी लिए उन्होंने, है ना, कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं करना आपको, केवल इसका एवरेज ले लो। आपने एवरेज ले लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका अननोन मास मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, अननोन मास मिल जाएगा। चलो, तो ये कुछ दूसरा मेथड है, इसको भी आप कर सकते हो। प्रीकॉशन क्या है कि जो वेज है वो ब्रॉड हो, हैवी हो, शार्प एज हो, उसकी मीटर स्केल, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में एक जैसा स्केल हो, ऐसा नहीं कहीं मोटा कहीं पतला, ऐसा नहीं होना चाहिए। थ्रेड जो हम यूज करते हैं वेट को लटकाने के लिए वो पतला हो, थिन हो, लाइट हो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सोर्स ऑफ एरर क्या हो सकती है, हो सकता है वेज शार्प ना हो, है ना, हो सकता है कि उसमें जो मीटर स्केल है उसमें जो नंबर डले वो उसमें फॉल्ट हो, कुछ आगे पीछे हो गए हो, या जो थ्रेड है जो हम यूज कर रहे हैं वो बहुत थिक या हैवी हो। अगर ये सारी चीजें होंगी तो हमारे रीडिंग में एरर आ सकती है। तो ये सब ना है, इसके लिए हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में और कुछ नए प्रैक्टिकल्स के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। Activity 1. Dissipation of energy of a simple pendulum. Aim: to study the dissipation of energy of a simple pendulum by plotting a graph of the square of amplitude against time. Apparatus: we require a spherical metal bob, a strong string of fine cotton, split cork pieces, a laboratory stand, a digital stopwatch,
and a meter scale. Procedure: tie one end of the string to the bob and other end to the stand. Adjust the length of the string L from the point of suspension to the top of the bob with a meter scale so that the length of the simple pendulum is equal to 100 centimeters, which is approximately the length of a second pendulum. It has a period of 2 seconds. Hence, 10 oscillations take 20 seconds. Fix a centimeter scale horizontally to the edge of the table so that 0 on scale is in the line with suspension thread when the pendulum is in equilibrium position. Now, pull the bob to one side slowly and leave it. It will start oscillating in vertical plane parallel to the edge of the table. Let the amplitude be slightly greater than 10 centimeters. Start the stopwatch when the pendulum bob is at one extreme and amplitude is 10 centimeters. Note the amplitude A equal to 10 centimeters corresponding to t is equal to 0 second in the table. As the bob oscillates, the amplitude decreases with time. Note the amplitude A at t is equal to 20 seconds when the bob arrives at the same extreme end. Record T and A in the table. Record A at interval of 20 seconds. Calculate the square of amplitude in each case by using logarithmic table. Plot a graph of the square of amplitude A square against time t. Conclusion: energy of simple pendulum E is directly proportional to the square of the amplitude of its oscillatory motion. That is, E is directly proportional to A square. The graph of A square against t shows that A square decreases rapidly with t. Hence, energy of oscillations of the pendulum decreases with time. Precautions to be taken while performing activities are: 1. The initial amplitude should not be very small. 2. Measure the amplitude as accurately as possible. Law of moments. To determine the mass of a body by the law of moments using a meter scale. Apparatus: a meter scale, pivot stand, laboratory stand with beam arrestor, set of slotted weights, string and the given solid of unknown mass. Pivot the meter stick at its center on the pivot stand such that it remains horizontal. Position the beam arrestor at one end of the meter stick to arrest its vertical swing. Suspend the given solid W with a string on one side of the meter stick at a distance D2 from the pivot, that is the load arm. Suspend the hanger with some slotted weight, effort F, on the other side of the meter stick. Adjust the position of the hanger such that the meter stick again becomes horizontal, and note its distance from the pivot, that is the effort arm, as D1. Record your observations. Repeat the observations taking different weights in the hanger.
According to the law of moments, m1 into d1 is equal to mx into d2. Hence, using the formula, mx is equal to m1 into d1 upon d2. Find the mass of the given solid. Find the mean value of the unknown mass. Observations. There is a table with the following columns. Observation number, mass in hanger m1, d1 in centimeters, d2 in centimeters, unknown mass mx is equal to m1 into d1 upon d2, and the mean unknown mass mx. Observation number 1. The mass in hanger m1 is 80, d1 in centimeters is 15.2, d2 is 40.4 centimeters. The unknown mass mx is equal to m1 into d1 upon d2 is 30.1. Observation number 2. Mass in hanger m1 is 60. D1 is 20.5 centimeters. D2 40.7 centimeters. Unknown mass 30.3. Observation number 3. Mass in hanger m1 is 40. D1 25 centimeters. D2 33.4 centimeters. Unknown mass 29.9. Observation number 4. Mass in hanger m1 20. D1 30.5 centimeters. D2 20.2 centimeters. Unknown mass 30.1. And the mean unknown mass for all the 4 observations is 30.1 grams.